जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे जो वैकेंसी आई है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, उसी का हम लोग देखेंगे। और दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए उसके सिलेबस के बारे में। तो चलिए एएलपी टेक्नीशियन का जो 9/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों यह हस्तलिखित हाथों से लिखा हुआ नोट्स है। और दोस्तों आज से अल्टरनेट बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के मेंस और रेलवे के जो एएलपी और टेक्नीशियन का जो पद आया है उसी के लिए आप लोग को प्रैक्टिस सेट का उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों मैं खुद एएलपी टेक्नीशियन 2018 का मैं फॉर्म भरा था, तो उसमें मैं पास आउट, अभी कानपुर में मैं पोस्टेड हूँ और वहीं पर मैं जॉब कर रहा हूँ टेक्नीशियन का। अभी मैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 हूँ। और दोस्तों आप लोग को इतना ज़रूर बताऊंगा कि दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको थैलोफाइटा कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। और थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक एवं जीवाणु मुख्य रूप से काम आते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। वहीं पर आपसे पूछे कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। और बर्फ पर उगने वाले शैवाल जो होते हैं वह क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं, क्रिप्टोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले शैवाल उसको लिथोफाइट्स बोलते हैं। और थैलोफाइटा में संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा में जो संवहनीय ऊतक होता है वह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेरिडोफाइटा अपुष्पोभिद पादपों का समूह है। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, क्या होते हैं? तो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान होते हैं, परमाणु द्रव्यमाण होते हैं। व्याख्या चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि मेंडलीव रूस के रसायन शास्त्री थे। उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव ने भी आवर्त सारणी दिया था, लेकिन उन्हीं के चेले थे आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 ईस्वी में दिया था। और मोसले ने आवर्त सारणी का आधार परमाणु संख्या को बनाया। मोसले ने आवर्त सारणी का जो आधार बनाया था वह परमाणु संख्या को बनाया। वहीं पर मेंडलीव ने जो बनाया था वह परमाणु द्रव्यमान को बनाया था। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं यानी सीरीज में, तो करंट यानी धारा का मान क्या होता है? तो धारा का मान एक ही रहता है, धारा का मान एक ही यानी समान बना रहता है। दो प्रकार से होता है, कौन कौन? श्रृंखला यानी श्रेणीबद्ध संयोजन होता है, श्रेणीबद्ध संयोजन। तो इस संयोजन में विद्युत धारा समान एवं विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, जैसे R1 + R2 + R3 Rn के बराबर होता है। आपसे इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछे तो आप इस फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसमें एएलपी और टेक्नीशियन में कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि समांतर संयोजन। तो इस संयोजन में विद्युत धारा भिन्न भिन्न और विभवांतर समान रहता है, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसमें 1/r रिक्वायर्ड जो होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 1/r1 के बराबर होता है। वहीं पर अगर दोनों में देखें तो RS/RP बराबर n² होता है, यानी RS श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है और RP समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है। और एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वह द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होती है। यानी Z आप फॉर्मूला जानते हैं, Z = P + N होता है। तो वहीं पर क्या हो जाएगा? N निकालने के लिए क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या हो जाएगा। और परमाणु में 3 मूलकण होते हैं, परमाणु में 3 मूलकण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी को जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, लेकिन बाद में इनका कथन गलत हो गया। और परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि परमाणु का जो नाभिक है उसका खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह समान होती है। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज यानी वह उदासीन होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा होता है? तो सर्च लाइट का जो प्रवर्तक होता है वह अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और अवतल दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को सिकुड़ता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो गाड़ी की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, डॉक्टर द्वारा बड़ा चित्र देखने में, सोलर कुकर में। और ENT आँख, जो आँख कान नाक के डॉक्टर होते हैं उसका भी प्रयोग अवतल दर्पण ही करते हैं डॉक्टर साहब।
अगला प्रश्न है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। और बुझे हुए चूनों पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपसे पूछ दे तो CaOCl2 होता है। CaOH के होल ट्वाइस ये बुझे चूने का फॉर्मूला होता है, उसमें क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 प्लस H2O पानी बनेगा। जो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। क्लोरीन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्लोरीन का प्रयोग सूती कपड़ों, कागज आदि के रंग उड़ाने विरंजक के रूप में करते हैं, कीटाणु या रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है। फोजिन मस्टर्ड गैस ल्यूसाइट के रूप उत्पादन में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। और चीनी को सफ़ेद करने में भी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन की मात्रा की जांच के लिए कौन कौन टेस्ट होता है। तो हो जाता है DPD परीक्षण होता है, स्टार्च आयोडीन परीक्षण होता है, ऑर्थोलिडाइन परीक्षण होता है और क्लोरोटेक्स परीक्षण होता है। अगला प्रश्न है किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन प्रक्रिया उसको कहते हैं। और खनिज अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से गैंग अलग करना सांद्रण कहलाता है। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे हवा की अनुपस्थिति में गर्म करना को निष्पादन कहते हैं। अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करने को भंजन कहते हैं। अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा। तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। तो अलैंगिक जनन की कुछ विशेषता देख लेते हैं। जैसे इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। यह निम्न अकशेरुकी व निम्न कॉर्डेट में पाया जाता है। यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन जो होता है वह कायिक क्रियाओं में होता है, कायिक क्रियाओं में। और इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो हो जाएगा सोडियम को। और सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है या विद्युत का सुचालक होता है। और सोडियम बेंजीन एवं ईथर में विलेय होता है। यानी सोडियम को बेंजीन और ईथर में डालेंगे तो यह विलेय हो जाएगा, घुल जाएगा। सोना Au सबसे अधिक अभिक्रियाशील एवं तन्य धातु होता है। जब दो सोडियम का अभिक्रिया NaCl के साथ Cl2 के साथ कराते हैं तो 2NaCl बन जाएगा। ठीक है। इसको बैलेंस कर दिए हैं। अगला प्रश्न है कौन एक सेप्रोट्रॉफ होता है। सेप्रोट्रॉफ तो सेप्रोट्रॉफ कुकुरमुत्ता होता है। मशरूम को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। ऐसे पौधे या जीव जो मरे हुए एवं क्षयकारी जैविक पदार्थों को अवशोषित करके खाती है मृतपोषी या मृतजीवी कहलाती है। कुकुरमुत्ता में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नॉन स्टॉक एनाबिना शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जितने भी दलहनी पौधे होते हैं वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नीला हरित शैवाल ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे धान की खेती में जो नीचे देखते हैं काई देखते हैं, ये सब नील हरित शैवाल ऊसर भूमि जो होगा यहाँ पर खेती नहीं होता है उसको उपजाऊ बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सरगासम जो होता है ना भूरा शैवाल मवेशियों के चारे में इसका प्रयोग करते हैं। और मृतजीवी प्राणियाँ जो जीव होते हैं उसको सेप्रोजाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला द्रव्यमान गुना वेग को मोमेंटम कहते हैं। संवेग यानी P बराबर mv होता है। संवेग एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक kg/s होता है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब dp/dt हो जाएगा तो P प्रोपोर्शनल v के बराबर हो जाएगा। यानी वेग जब बढ़ाएंगे तो संवेग बढ़ेगा और वेग घटाएंगे तो संवेग घटेगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगला प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो जो नकारात्मक त्वरण होता है वह वेग के दिशा के बराबर होता है। और जो नकारात्मक त्वरण होता है यानी माइनस में जो त्वरण हो जाता है उसको रिटार्डेशन यानी कहते हैं, मंदन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और त्वरण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर/सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग समय के साथ बढ़ने पर धनात्मक त्वरण होता है और वहीं वेग समय के साथ घटने पर ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसको मंदन कहते हैं। और मंदन का SI मात्रक भी मीटर/सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि NH4 के होल ट्वाइस SO4 में के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए सोडियम तो इसको 1 × 2 तो 2 हो गया। हाइड्रोजन में 4 × 2 8 हो जाएगा। सोडियम में 1 और ऑक्सीजन का 4 है। ठीक है। तो 2 8 1 करेंगे टोटल जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। और NH4 के होल ट्वाइस SO4 का रासायनिक जो नाम होता है उसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं। यहाँ परमाणु की संख्या गिनना है। ठीक है। अमोनियम सल्फेट का अनुभार 132 AMU होता है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है या किसके बराबर होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 3 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। जैसे जूल जो होता है ना
वाट इंटू सेकेंड के बराबर होता है, वाट इंटू सेकेंड। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा, तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, जानते हैं हम लोग। तो 1000 गुना 3600 वाट गुना सेकेंड हो गया, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल ऐसे निकलता है। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड्स लॉ का अंतिम तत्व कौन था, तो यह थोरियम हो जाएगा। जो अष्टक नियम था वह न्यूलैंड ने ही दिया था, और न्यूलैंड ने कुल 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था, 56 तत्वों को ही। और यह नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर, जो अभी जो है पहले जो मेंडलीव के द्वारा दिया गया था उसी पर आधारित था। अभी तो परमाणु संख्या पर हो गया है। और प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण रखता था। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। आपसे पूछे कि अष्टक जो नियम न्यूलैंड्स ने दिया था कौन से तत्व तक लागू हुआ था, तो कैल्शियम तक ही, 20 तक। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल चींटियों में उपस्थित होता है। चींटी में, तो चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम मेथनोइक अम्ल होता है। और मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और इसका प्रभाव निरस्त करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है, बेकिंग सोडा लगाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, और कपड़े का धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। और आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत विभव का वोल्ट, कार्य बटा ऊर्जा का जो कार्य और ऊर्जा का मात्रक यह जूल होता है। और सीजीएस मात्रक पूछे तो अर्ग होता है। बल का न्यूटन, सीजीएस में डाइन होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। तो एक फैराडे जो होता है ना 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई f वायु में है को एक द्रव म्यू 4/3 में डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी, तो ये हो जाएगा f जो होता है ना, f दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर नहीं करती है। तो म्यू जी अपवर्तनांक वाले लेंस की वायु में फोकल लेंथ जो होगा ना, फोकल लेंथ f इक्वल टू यही हो जाएगा फॉर्मूला a म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ r1 और r2 जो है ना वक्रता त्रिज्या है। और म्यू जी अपवर्तनांक वाले लेंस की जो म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में फोकल लेंथ हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 म्यू जी माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक तत्व ABC डोबरेनर त्रिक के रूप में व्यवस्थित है। यदि A का परमाणु द्रव्यमान 7 है और C का 39 है, तो B का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो हो जाएगा 23। कैसे निकालेंगे, तो B का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए A का द्रव्यमान प्लस C का द्रव्यमान बटा में 2 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 7 + 39 46/2, ये 23 AMU आ जाएगा। अगला प्रश्न है किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी, तो हो जाएगा एल लेवोजियर, यानी इनको लेवोजियर को, लिवासियो को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता लेवोजियर को ही माना जाता है। रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया यानी मिस्र से हुई है। और रदरफोर्ड ने सन 1911 में अल्फा कणों के स्वर्णपति प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की आंतरिक व्यवस्था का पता लगाया था। एएमयू के बारे में देख लिए डोबरेनर का त्रिक नियम से। अगला प्रश्न है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का है, आपसे छोटा रहेगा तो उत्तल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। और अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा एवं तेलों का क्या होता है, तो यह ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग कर वनस्पति घी बनता है, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो कौन करता है, यह एंडोस्पर्म करता है, एंडोस्पर्म करता है। और निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मज को भ्रूण तथा युग्मज में होने वाला परिवर्तन भ्रूणीय विकास कहलाता है। और भ्रूण का पोषण जरायु, एमिनियान तथा अपरा द्वारा होता है, अपरा द्वारा होता है। और निषेचन की क्रिया के बाद बना युग्मज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है। और अंडाशय का जो मुख्य कार्य होता है वह अंडाणु पैदा करता है, अंडाणु पैदा करता है। अगला प्रश्न है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जो R होता है प्रोपोर्शनल लंबाई के होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाने पर अतिचालकता, उस स्थिति को अतिचालकता कहते हैं। और अतिचालकता इसी को कैमरलिन ओन्स ने बताया था, कैमरलिन ओन्स ने बताया था। अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। और थायरॉक्सिन सभी उपचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है।
थायरॉक्सिन की अल्प क्रियाशीलता से जो कौन कौन रोग हो जाएगा, तो हो जाएगा जरावमंता, मिक्सडीमिया, गलकंड और हाशीमोटो का रोग हो जाता है। हाशीमोटो का रोग हो जाता है, हाशीमोटो का, इतना रोग याद रखिएगा थायरॉक्सिन की अल्प क्रियाशीलता के कारण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर